हेलो कायनातीस, हैप्पी न्यू ईयर। नया साल आप सभी को मुबारक हो। आई होप कि इस साल की जो आपकी रेजोल्यूशन वाली लिस्ट थी उसमें आपने स्टार गेजिंग को थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया होगा, क्योंकि इस साल हमारे पास आसमान में देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा इवेंट्स हैं। चलिए शुरू करते हैं जनवरी से। जनवरी में 3 जनवरी को आपके पास 2 इवेंट्स हैं। एक शाम के टाइम है। शाम के टाइम सनसेट जब हो जाए, सूर्यास्त के बाद आपको चांद और चांद के पास एक ग्रह दिखेगा, वीनस। दोनों ही बहुत ब्राइट और बहुत पास पास दिखेंगे, जैसे कि बेस्ट फ्रेंड्स। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आप अंदर मत जाइएगा, क्योंकि हमारे पास एक और मीटियोर शार है। ये बहुत स्पेशल मीटियोर शार है। इसका नाम है क्वाड्रेंटेड मीटियोर शार, क्योंकि इसको आपको थोड़ा पहले या बाद में नहीं देख सकते। आपको एग्जैक्ट पीक आवर्स में देखने पर ही सबसे ज़्यादा शूटिंग स्टार्स दिख सकते हैं। इसे जब आप 3 जनवरी की रात और 4 जनवरी की सुबह के बीच में देखेंगे तो आपको लगभग 80 से 100 शूटिंग स्टार्स दिख सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ा बहुत आगे पीछे देखेंगे तो आपको कम शूटिंग स्टार्स दिखेंगे, 5, 10 या मे बी 20। तो आप अपनी लोकेशन के लिए इसका पीक टाइम क्या है ये देख सकते हैं, और इसके लिए आप टाइम एंड डेट वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। आप बिना टाइम एंड डेट वेबसाइट यूज़ करे भी इस मीटियोर शार का पीक टाइम अपनी लोकेशन के लिए निकाल सकते हैं। उसके लिए आपको देखना है कि जो रेडियंट है, जहाँ से सारी शूटिंग स्टार्स आते हुए दिख रहे हैं, वो आसमान में कितने बजे ऊपर आ रहा है। लेकिन आप याद करिए कि क्वाड्रन करके तो हमारे पास कोई कॉन्स्टेलेशन ही नहीं है, क्योंकि अब इस कॉन्स्टेलेशन को एक दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसे कहते हैं बूटीज। तो आप अपने स्काई मैप में सर्च करिए कि बूटीज कॉन्स्टेलेशन आपकी लोकेशन के लिए 3 जनवरी की रात और 4 जनवरी की सुबह कब ऊपर आती है, और ज़्यादा से ज़्यादा शूटिंग स्टार्स देखिए। 4 जनवरी को बैक टू बैक फिर से 2 इवेंट्स हैं। सबसे पहले इवेंट के लिए आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि ये अर्थ और सन की एक बहुत ही यूनिवर्सल सी कॉस्मिक इवेंट है। जो अर्थ है वो सन के अराउंड एक सर्कुलर ऑर्बिट में नहीं घूमता, बल्कि एक इलिप्टिकल ओवल से ऑर्बिट में घूमता है, जिसका मतलब है कि कभी पृथ्वी सूर्य से थोड़ा पास होती है, कभी थोड़ा दूर होती है। अभी हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां चल रही हैं, तो आपको क्या लगता है कि अभी जो पृथ्वी है वो सूरज के पास है या दूर? असलियत में जो पृथ्वी है वो जनवरी के टाइम, जब हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सर्दियां होती हैं, वो बहुत पास होती है, सिर्फ 14.7 करोड़ किलोमीटर। यूजुअली ये डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर के आसपास होता है। और जब गर्मियां हो जाएंगी तब पृथ्वी सूरज से थोड़ी सी दूर चली जाएगी, 15 करोड़ किलोमीटर से थोड़ा सा और ज़्यादा, 15.1, 15.2। इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा अर्थ है और जो हमारा सन है, उनके बीच में जो भी डिस्टेंस हो, इसका हमारे पृथ्वी पे, हमारी अलग अलग लोकेशंस पे जो सीजन्स होते हैं, उनमें कोई कोरिलेशन नहीं है। और इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट आप देख सकते हैं रात को, वो है मून और सैटर्न की। जिस तरह से पिछले दिन हमारा चांद वीनस के पास दिख रहा था, आज के दिन चांद सैटर्न के पास दिखेगा। और इतना ही नहीं, किन्हीं किन्हीं जगहों से पृथ्वी पर जो सैटर्न है वो चांद के पीछे छुपता हुआ दिखेगा, जिसको हम ओकल्टेशन कहते हैं, लूनर ओकल्टेशन, जैसे कि चांद ने सैटर्न को इलिप्स कर दिया हो। ये सारी जगहों से नहीं दिखेगा, तो आप देखिए कि आपकी लोकेशन से जो सैटर्न है वो मून के कितना पास दिखता है, और पूरी रात क्या ये डिस्टेंस चेंज होता है कि नहीं। ये महीना इस तरह के प्लेनेटरी इवेंट से भरा हुआ है। तो 10 जनवरी को एक और इवेंट है, जिस दिन वीनस सबसे ब्राइट और बेस्ट दिखेगा। आप ये देखिए कि सनसेट से कितना पहले या फिर सनसेट के आसपास आप वीनस को कितना जल्दी आसमान में स्पॉट कर सकते हैं। आपको वीनस को साउथ वेस्ट डायरेक्शन में देखना है, जहाँ पे जो सन है वो भी सेट हो रहा होगा। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहते हैं तो सनसेट होने से पहले ही आप वीनस को आसमान में ढूंढना शुरू कर दीजिए। अगला जो इवेंट है वो है 14 जनवरी को। इस दिन जिस तरह से पहले हमने सैटर्न और मून का ऑकल्टेशन देखा था, अब मून और मार्स का ऑकल्टेशन होने वाला है। तो बहुत जगहों से मार्स और मून पास पास दिखेंगे,
लेकिन किन्हीं किन्हीं जगहों से मार्स मून के पीछे चला जाएगा, जैसे कि कोई सीक्रेट मिशन चल रहा हो। तो फिर से आप देखिए कि जो मून है और मार्स है वो कितना नज़दीक आते हैं आपकी लोकेशन से, और पूरी रात में ये डिस्टेंस चेंज होता है कि नहीं, आप इनको साउथ वेस्ट डायरेक्शन में स्पॉट कर सकते हैं। 16 जनवरी को है मार्स ऑपोजिशन पे। इसका मतलब है कि अगर हम पृथ्वी से देखें तो हमारे एक साइड होगा सूरज और दूसरी साइड होगा मार्स, और मार्स उस दिन बहुत ही ब्राइट दिखने वाला है और पूरी रात भी दिखने वाला है। जैसे ही सनसेट हो जाएगा मार्स राइज हो जाएगा, और जैसे ही सनराइज होने वाला होगा मार्स सेट हो जाएगा, और रात को आधी रात को मार्स आपको लगभग आपके ऊपर दिखेगा, रेड ऑरेंज कलर का, बहुत ही ब्राइट। तो अगर आपके पास टेलीस्कोप है, बाइनोकुलर है, तो ये बहुत ही अच्छा दिन है मार्स को देखने का अपने फुल ग्लोरी और ब्राइटनेस के अंदर। जनवरी की कॉन्स्टेलेशन है ओरायन। कुछ बच्चे इसे ओरियन भी कहते हैं, ओरियन, ओरायन, और हिंदी में इसे मृग और उर्दू में इसे शिकारची कहते हैं। ज़्यादातर जो हमारे कल्चर्स हैं उनमें इस कॉन्स्टेलेशन को एक हंटर की तरह देखा गया है, एक शिकारी की तरह, और जो हिंदू माइथोलॉजी है उसमें इस हंटर के साथ इसको एक मृग यानी डियर, हिरन की तरह भी देखा गया है। और ये कॉन्स्टेलेशन आसमान में ढूंढनी बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके जो 3 तारे हैं 1, 2, 3 ओरायन की बेल्ट, ये बहुत ही आसानी से रात में दिख जाते हैं, क्योंकि ये एक दूसरे से लगभग सेम डिस्टेंस पे हैं। और जनवरी में पूरी रात आप ये कॉन्स्टेलेशन देख सकते हैं, लगभग आपके सर के ऊपर। तो आपको ऊपर देखना है रात को, और ओरायन आपका इंतजार कर रहा होगा। ओरायन में 2 तारे बहुत ही खास हैं, एक इन 3 तारों के ऊपर, बेल्ट के ऊपर और नीचे। ऊपर वाला तारा एक रेड जायंट है जिसको बीटलजूस कहा जाता है, जो किसी भी दिन फट सकता है, तो आपको ओरायन रोज देखना है। और नीचे वाला तारा है राइजल या रिगेल। ये एक ब्लू सुपर जायंट है जो थोड़ा सा नीला दिखता है। तो आप बेल्ट के साथ साथ स्टार्स के कलर्स पे भी ध्यान दीजिए, और हो सके तो ओरायन की फोटो भी लीजिए। अगर आप बहुत ही साफ जगह से देख रहे हैं जहाँ पे आसमान साफ है, तो आपको इन 3 तारों के नीचे एक छोटा सा फजी ब्लॉब दिख सकता है जिसको ओरायंस नेबुला कहा जाता है। नेबुला में स्टार बर्थ होता है, छोटे छोटे तारे बनते हैं, और आप एक टेलीस्कोप या बाइनोकुलर से इस नेबुला को और भी अच्छे से देख सकते हैं। तो इस महीने के लिए इतना ही। अब आपसे हम फरवरी में मिलेंगे। महीना बहुत छोटा होगा फरवरी का, लेकिन फिर भी इवेंट से भरा हुआ होगा। So thank you for watching, and I hope you subscribe and comment and stay with us. Bye bye.